नमस्कार साथियों, क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन की इस लेक्चर सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे जेट 2012 के क्वेश्चन पेपर के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि राजस्थान में कौन सा मानसून वर्षा लाता है। देखो, मानसून जो है इससे एक क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है कि ये कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है। ठीक है, आपको पता है कि अरेबिक भाषा का शब्द है या फिर आप हिंदी में बोल सकते हैं अरबी भाषा का शब्द है। दूसरा देखो, मानसून जो है वो दो तरीके के हो सकते हैं। पहला है साउथ वेस्ट मानसून और दूसरा है नॉर्थ ईस्ट, यानी कि इसे हम कह सकते हैं दक्षिण पश्चिमी और इसे कह सकते हैं उत्तरी पूर्वी। अब देखो, आपको पता है कि मॉनसून की वजह से ही बारिश होती है, तो जो साउथ वेस्ट मॉनसून है, जो लगभग 70% से ज्यादा जो बारिश होती है, मोर देन 75% जो बारिश होती है, वो हमारी दक्षिणी पश्चिमी मॉनसून के कारण होती है, और जो बाकी बची हुई बारिश होती है वो उत्तर पूर्वी जो मॉनसून है उसके कारण देखने को मिलती है। जो साउथ वेस्ट मॉनसून है ये लगभग इंडिया में 1 जून को आता है और केरला में आता है सबसे पहले। ठीक है, यहां पर क्या पूछा गया है, देखो यहां पर आपको तमिलनाडु याद रखना है। जब उत्तर पूर्वी मानसून की बात की जाएगी तो आप तमिलनाडु स्टेट को ध्यान रख सकते हैं, यहां पर इसकी वजह से बारिश देखने को मिलती है। और दक्षिणी बाकी जो स्टेट्स हैं वहां पर दक्षिणी पश्चिमी मानसून की वजह से बारिश देखने को मिलती है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट। इसके साथ में यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पूछा जाता है कि आपने सुना होगा मावठ, जो सर्दियों में जो बारिश होती है उसे हम मावठ कहते हैं, वो किन के कारण, किस चीज के कारण होती है, तो वो होती है पश्चिमी विक्षोभों के कारण, जिसे हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ये आपको ध्यान में रखना है। ये लास्ट टू लास्ट ईयर जो सुपरवाइजर का एग्जाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि मावठ जो है वो किसके कारण आती है, तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण मावठ जो है वो देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुष्क प्रदेश की वार्षिक वर्षा कितनी होती है। देखो, शुष्क प्रदेश का मतलब हुआ कि यहां पर ड्राई रीजन की बात की जा रही है, तो शुष्क प्रदेश जो है उसकी वार्षिक वर्षा होती है 400 मिलीमीटर से कम, लेस देन 400 mm। अब यहां पर आपको यह समझना है कि हम पानी के आधार पर भी, पानी की अवेलेबिलिटी के आधार पर भी हम जो पर्टिकुलर रेनफेड कंडीशंस हैं या फिर रेनफेड फार्मिंग जो है उसको हम क्लासिफाई करते हैं। वो किस तरीके से क्लासिफाई करते हैं, पहला आता है ड्राई फार्मिंग यानी कि शुष्क खेती, फिर आता है ड्राई लैंड फार्मिंग और नेक्स्ट आता है रेनफेड फार्मिंग। तीनों में क्या डिफरेंस है, ड्राई फार्मिंग हम उसको बोलेंगे जब बारिश जो है वो 450 mm से कम होगी। ड्राई लैंड फार्मिंग हम किसे बोलेंगे, जब बारिश जो है वो 450 mm से 1150 mm से के बीच होगी, तो हम उसे बोलेंगे ड्राई लैंड फार्मिंग। और रेनफेड फार्मिंग मतलब वहां पर अच्छी खासी बारिश हो रही है उस रीजन में, तो यहाँ पर रेनफॉल जो है उसका 1150 mm से ज्यादा होना अनिवार्य है। तो इस तरीके से हम जो पर्टिकुलर फार्मिंग है उसको क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रेनफॉल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एनीमोमीटर का प्रयोग किस चीज के लिए किया जाता है। आपको पता है यहां पर आपको दो चीजें एक साथ ध्यान में रखनी है, पहला है एनीमोमीटर और दूसरा है विंड वैन। देखो, एनीमोमीटर जो है वो तो हमें वायु यानी कि विंड की स्पीड के बारे में बताता है कि कितनी तेजी से, हम बोलते हैं ना 5 किलोमीटर प्रति हार, या फिर कितनी स्पीड से विंड चल रही है। और विंड वेन जो है उसमें ऐसे 4 डायरेक्शंस लगी रहती है, नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट। तो ईस्ट वेस्ट, तो जो विंड वेन है वो हमें डायरेक्शन के बारे में बताता है, यानी कि एनीमोमीटर का काम हुआ कि हमें विंड की वेलोसिटी, वायु की गति को बताता है कि वो कितनी तेजी से फ्लो कर रही है, और विंड वेन हमें क्या बताता है, डायरेक्शन को बताता है कि कौन सी डायरेक्शन में हवा बह रही है। राइट, तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि ये पवन का वेग बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फसल के उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी सबसे ज्यादा अच्छी रहती है। देखो, बेसिकली हम 3 तरीके की सॉइल पढ़ते हैं,
क्ले सोइल, सैंडी सोइल और सिल्ट। इन तीनों सोइल्स के अंदर किस चीज का डिफरेंस होता है? इनके पार्टिकल का साइज, यानी कि जो मिट्टी के दाने हैं वो किस आकार के हैं, उसके बेसिस पे ये तीनों तरीके की सोइल बनाई जाती हैं। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि कौन सी मिट्टी सबसे ज्यादा उपयुक्त रहती है, तो इसका राइट आंसर है दोमट मिट्टी। क्यों? क्योंकि देखो, अगर किसी भी मिट्टी में क्ले पार्टिकल्स की संख्या ज्यादा हुई, क्ले पार्टिकल्स के जो आकार के जो साइज वाले सोइल पार्टिकल्स हैं वो अगर ज्यादा हुए तो क्या होगा? क्ले पार्टिकल्स की क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है कि ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा रखते हैं, तो यहाँ पर पानी स्टैंडिंग रहेगा, यानी कि वाटर लॉगिंग की कंडीशन आ सकती है। अगर सैंडी सोइल ज्यादा हुई तो क्या होगा? पानी बिल्कुल रुकेगा नहीं, इनफिल्ट्रेट करेगा और नीचे चला जाएगा, नीचे की सतहों पे प्लांट को अवेलेबल ही नहीं हो पाएगा। इट मीन्स कि हमें प्लांट्स के ग्रोइंग के लिए एक ऐसी सोइल की रिक्वायरमेंट होगी जिसमें कि ये एप्रोप्रिएट मात्रा में इन तीनों का अमाउंट हो। तो जो पर्टिकुलर हमारी दोमट मिट्टी होती है उसमें सैंड, सिल्ट और क्ले पार्टिकल्स की इक्वल अमाउंट प्रेजेंट होती है, इसलिए हम बोलते हैं कि ये सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है या सबसे ज्यादा उपयुक्त है किसी भी क्रॉप के कल्टीवेशन के लिए। और बाकी तो क्रॉप्स के लिए जो है सोइल अलग अलग भी हो सकती है। राइस की बात करते हैं तो क्ले जो सोइल है वही सबसे ज्यादा बेनिफिट है। क्यों? क्योंकि क्ले पार्टिकल्स की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है और जो राइस है उसको 5 सेंटीमीटर तक स्टैंडिंग वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, 5 सेंटीमीटर तक, जो कि कहाँ होगी? सैंडी सोइल में नहीं हो सकती, क्योंकि सैंडी सोइल से इन्फिल्ट्रेट करके पानी जो है वो लोअर सरफेस तक चला जाएगा। तो पर्टिकुलर क्रॉप टू क्रॉप भी सोइल वेरी कर सकती है, पर मोस्ट ऑफ द सोइल्स के लिए दोमट मृदा जो है वो सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तिलहन की फसल के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है? देखो, तिलहन की फसल का मतलब हो गया ऑयल सीड क्रॉप। ऑयल सीड क्रॉप जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हो मस्टर्ड। होता क्या है कि किसी भी ऑयल सीड क्रॉप में ऑयल के अच्छे प्रोडक्शन के लिए सल्फर कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए उसमें हम बोल सकते हैं बहुत सारे अमीनो एसिड जो सल्फर की प्रेजेंस वाले हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि तिलहन की फसल के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो उसकी क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए सल्फर की कंसंट्रेशन जो है ऑयल सीड क्रॉप्स में वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीली जुताई किस फसल के लिए संबंधित है? अभी हमने डिस्कस किया था कि राइस की जो क्रॉप होती है, राइस की क्रॉप के लिए हम बेसिकली क्या करते हैं, हमें स्टैंडिंग वाटर चाहिए होता है, यानी कि खड़ा पानी चाहिए होता है फील्ड में लगभग 5 सेंटीमीटर ऊंचाई तक। ठीक है, उससे होगा क्या? और उसके बाद में हम यहाँ पर प्लोइंग करते हैं जिसे हम पडलिंग बोलते हैं। ये क्यों करते हैं? ताकि एक तो यहाँ पर जो भी वीड्स वगैरह हैं उनका इन्फेस्टेशन ना हो पाए, वो नहीं उग पाए, और दूसरा अगर थोड़े बहुत ज्यादा पोर्स यहाँ पर हैं तो वो थोड़े क्लोज हो जाए ताकि स्टैंडिंग वाटर जो है वो राइस के क्रॉप को मिल सके। इस प्रोसेस को बोलते हैं पडलिंग। और पडलिंग की जो प्रोसेस है हम बोल सकते हैं गीली जुताई, ये किस में करते हैं? चावल में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरित बाली किसका रोग है? देखो, इंपॉर्टेंट डिजीजेस जैसे कि हम बोल सकते हैं कि तिल है जो है उसमें आपने फाइलोइड डिजीज के बारे में पढ़ा होगा। तिल की आपने फाइलोइड डिजीज पढ़ी होगी। किसकी वजह से होती है? फाइटोप्लाज्मा की वजह से। अब यहां पर तो पूछा गया है हरित बाली रोग, पर ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरीके से कुछ ऐसी क्रॉप्स होती हैं जिनकी कुछ इंपॉर्टेंट डिजीजेस होती हैं, हमें उनको पर्टिकुलरली याद लेके चलना है, याद रखना है कि कौन सी क्रॉप की। जैसे यहाँ पर हरित बाली का मतलब हो गया ग्रीन अर डिजीज। नाम क्या इंडिकेट कर रहा है? अर मतलब जो बाजरा होता है उसका जो सिट्टा है उसको अर बोलते हैं, और ग्रीन मतलब कि वो ग्रीन हो जाएगा। इट मीन्स कि ये बाजरे का पौधा कोई इस तरीके से होना चाहिए था, यहाँ पे ये बाली निकल गई, पर ये यहाँ पर इस तरीके से हो नहीं पाता है। ये जो पर्टिकुलर पोर्शन है ये भी ग्रीन ही रह जाता है, ट्रांसफॉर्म्ड हो जाता है ग्रीन स्ट्रक्चर में, बाली बन नहीं पाती है। इसीलिए इस पर्टिकुलर डिजीज को क्या बोलते हैं? हरित बाली डिजीज बोलते हैं, और ये बाजरे की इंपॉर्टेंट डिजीज है। इसी तरीके से कोई हम एक सेपरेट लेक्चर ले लेंगे जिसमें कि पर्टिकुलर जितनी भी क्रॉप्स हैं उनसे रिलेटेड जो अलग अलग डिजीजेस हैं जो एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसी के साथ अब बाजरे में एक जो पर्टिकुलर डिजीज है, अर्गट डिजीज जो लगती है, उसको भी याद रख सकते हैं।
आपसे सिंपली पूछा जाएगा कि अर्गट जो बीमारी है वो कौन सी फसल से संबंधित है, तो ग्रीन अर और अर्गट जो दोनों ही बीमारियां हैं वो दोनों ही बाजरे से संबंधित है। अर्गट बीमारी में होता क्या है, सबसे पहले जो बाली होती है, इसमें पूरी बाली बनती है। इसमें क्या होता है, जो सीड्स के इन्फेस्टेशन से पहले, यानी कि जब तक वहां पर फर्टिलाइजेशन नहीं हो जाता तभी ये डिजीज अटैक करती है। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया है पूरी तरीके से तो फिर ये डिजीज के आने के चांसेस नहीं होते हैं। तो जब तक यहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ होता है, ये जो इसके जो स्क्लेरोशिया है वो सोयल से जर्मिनेट होकर प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं। ये आगे की बातें हैं। फिर नेक्स्ट, ये जो पर्टिकुलर सीड्स है वहां पर क्या होगा, हनी ड्यू लाइक, शहद के जैसा एक चिपचिपा सा सब्सटेंस बन जाता है, जिससे कि अदर जो इंसेक्ट्स हैं वो भी अट्रैक्ट होते हैं, तो वो भी डैमेज कोज करते हैं। इसके बाद में क्या होगा, ये हनी ड्यू सब्सटेंस जो है लेटर स्टेज में जाकर जम जाता है और ब्लैक कलर का हो जाता है। यही इसके कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है। ब्लैक कलर का होके क्या करेगा, ब्लैक कलर की ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम फंगस में बोलते हैं स्क्लेरोशिया। और ये स्क्लेरोशिया किसी भी पर्टिकुलर फंगस का स्पोर या फिर ऐसी जर्मिनेटिव स्ट्रक्चर, स्पोर नहीं कह सकते, हम बोल सकते हैं जर्मिनेटिव स्ट्रक्चर है जो कि फंगस के माइसीलियम से ही बनती है। जो फंगस का माइसीलियम है वो कॉम्पैक्ट हो गया, बहुत ज्यादा कठोर हो गया और उसने क्या बना लिया, स्क्लेरोशिया बना लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं की बीज दर क्या है। आप सभी को पता है कि जो व्हीट की सीड रेट है वो कितनी है, 100 से 125 किलोग्राम पर हेक्टेयर। नेक्स्ट है, मूंग का वानस्पतिक नाम क्या है। देखो, सीड रेट जो हो गई और साइंटिफिक नेम जो हो गए, सारी क्रॉप्स के याद होने चाहिए विद ओरिजिन, ये आपको वेल नोन है। सबसे पहले है विग्ना रेडिएटा, ये इसका राइट आंसर है। मूंग का वानस्पतिक नाम है विग्ना मूंगो, जो है वो किसका साइंटिफिक नेम है, ब्लैक ग्राम का है। साइसर एराटिनम किसका है, चने का है, यानी कि चिकपी का है। और ग्लाइसिन मैक्स जो है ये किसका साइंटिफिक नेम है, सोयाबीन का। और सोयाबीन को येलो जैवल के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि पीला सोना भी इस फसल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फसल में प्रोटीन का अंश सबसे ज्यादा होता है। आपको पता है कि जब हम बात कर रहे होते हैं सोयाबीन की, सबसे ज्यादा प्रोटीन, किसी को भी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है तो हम या तो क्या बोलते हैं कि उसको दालें कंज्यूम करनी चाहिए, और दालों में ही हम किसको भी कंसिडर करते हैं, सोयाबीन को भी करते हैं। तो सोयाबीन जो है इसमें सबसे ज्यादा मोर देन 42% जो प्रोटीन है वो प्रेजेंट होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, सोयाबीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेटूनिंग किस फसल से संबंधित है। देखो, रेटूनिंग का बेसिक मतलब क्या होता है, आपने कोई एक पर्टिकुलर फसल को उगाया, जैसे सपोज इस फसल को आपने उगाया और आपने इसको सोइल की सरफेस से थोड़ा ऊपर से कट कर दिया, सपोज यहां से कट कर दिया। अब आपने इस ये वाली जो फसल है इसका इकोनॉमिक पार्ट यूज कर लिया आपने, और नेक्स्ट जो ये कुछ पार्ट इसका छोड़ा है, यहां से दूसरी जो क्रॉप है वो निकलेगी। दूसरी इकोनॉमिक क्रॉप इसी फसल से लेने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेटूनिंग बोलते हैं। यानी कि इस बार हमें क्या हुआ, सीड रेट पर खर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ी, हमें बीज अलग से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हमने पिछली क्रॉप के जो ये बचे हुए अवशेष थे उसी से हमने नई फसल ली है। तो हम कह सकते हैं कि पहले से उगाई गई फसल से ही दूसरी इकोनॉमिक फसल लेना क्या कहलाता है, रेटूनिंग कहलाता है। जो कि हम बेसिकली गन्ने जैसी फसल में या फिर भिंडी जो हो गई, ओकरा जिसे बोलते हैं, इन जैसी क्रॉप्स में रेटूनिंग को लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाणिज्यिक कास्ट फसल उत्पादन के लिए किस वर्ग के बीज जारी किए जाते हैं। आप सभी को पता है कि जब कमर्शियल सीड प्रोडक्शन होता है, कमर्शियल सीड प्रोडक्शन मतलब बेसिकली फार्मर्स के द्वारा किया जाता है, तो उनको कौन से सीड प्रोवाइड किए जाते हैं, तो ये होता है सर्टिफाइड सीड, यानी कि ऑप्शन थर्ड, जो प्रमाणित बीज है वो इनको प्रोवाइड किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही खेत में एक साथ दो या अधिक फसलें उगाने को क्या कहा जाता है। आपको पता है कि हम दो तरीके से इस चीज को पढ़ सकते हैं, एक होता है मिश्रित खेती और एक होता है इंटरक्रॉपिंग। दोनों में ही हम क्या करते हैं, एक से ज्यादा क्रॉप्स को उगाते हैं, पर दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है। देखो, जब हम मिक्स्ड फार्मिंग की बात कर रहे होते हैं, यानी कि दो या दो से ज्यादा क्रॉप्स के सीड को हमने मिक्स किया एंड देन ग्रो कर दिया। जब हम इंटरक्रॉपिंग की बात कर रहे हैं, इट मीन्स कि एक फील्ड में हमने एक से ज्यादा क्रॉप्स को लगाया है, लेकिन यहां पर जैसे सपोज कि पहले गेहूं लगा दिया,
फिर चना की दो रो लगा दी, फिर वापस गेहूं लगा दिया, फिर वापस चना लगा दिया। इस तरीके से जो खेती की जाती है उसको इंटरक्रॉपिंग बोला जाता है, जिसमें एक पर्टिकुलर लाइंस जो होती है वो किसी पर्टिकुलर क्रॉप के लिए रिजर्व रहती है ना। इस तरीके से एक पर्टिकुलर लाइन स्पेसिंग इनमें होगी, उस तरीके की फार्मिंग को क्या बोला जाता है, इंटरक्रॉपिंग। और मिक्स क्रॉपिंग में हम मिक्स करके सीड्स की ग्रोइंग करते हैं। यहाँ पर क्या पूछा है, एक साथ दो या दो से अधिक फसलें उगाने को यहाँ पर मिक्स करने को नहीं कहा गया है। इट मीन्स कि ये क्या होगा, इंटरक्रॉपिंग, मिश्र सस्यन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गेहूं का अनुहरण खरपतवार है। देखो अनुहरण का बेसिक सा मतलब होता है कि मिमिक्री वीड कौन सा है। मिमिक्री वीड का क्या मतलब होता है, अनुहरण खरपतवार का मतलब ये होता है कि जैसा गेहूं का पौधा दिख रहा है वैसा ही वो खरपतवार दिखेगा। हम बहुत इजीली उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि ये वो पर्टिकुलर खरपतवार है या फिर गेहूं का पौधा है, इसे बोलते हैं मिमिक्री वीड। तो गेहूं का आप सभी को पता है, जिसे गेहूं का मामा के नाम से भी जाना जाता है, क्या है, फेलेरिस माइनर, इसे गेहूं का मामा भी कहा जाता है। और ये जो है गेहूं का मिमिक्री वीड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फल उत्पादन तथा इससे संबंधित क्रियाकलापों को क्या कहा जाता है। आपको पता है कि हॉर्टिकल्चर के अंदर हम पढ़ते हैं पोमोलॉजी, ओलेरीकल्चर। तो इन सब चीजों का क्या मतलब है। अब यहाँ पर क्या पूछा गया है कि फल उत्पादन और इससे संबंधित क्रियाकलापों के अध्ययन को क्या बोला जाता है, तो पोमोलॉजी बोला जाता है। यहाँ पर पोमोलॉजी से रिलेटेड जो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो ये है कि पोमोलॉजी जो है वो एक ग्रीक प्लस लैटिन वर्ड का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, अगर सब्जियों के उत्पादन की पूछ लेते हैं, सपोज कि नेक्स्ट ईयर जो क्वेश्चन पेपर आएगा उसमें अगर सब्जियों के उत्पादन की पूछ लिया जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, ओलेरीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विटामिन ए का समृद्ध स्रोत क्या है। आप सभी को पता है कि जब भी विटामिन ए की बात आती है तो हम जिनकी जो रेड जो स्किन होती है उन फ्रूट्स की बात करते हैं या उन वेजिटेबल्स की बात करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन फर्स्ट, गाजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी की न्यूनता से कौन सी डिजीज होती है। विटामिन सी की डेफिशिएंसी से इनमें से कौन सी डिजीज होती है। तो आपको पता है विटामिन सी की डेफिशिएंसी से स्कर्वी डिजीज होती है। बेरी जो डिजीज है वो विटामिन B1 की वजह से होती है। और आपने पढ़ा होगा कि अगर आप बहुत ज्यादा ऐसे लोग जो मेज को बहुत ज्यादा कंज्यूम कर लेते हैं उनको कौन सी डिजीज का सामना करना पड़ता है, पेलेग्रा डिजीज का। नेक्स्ट है, आलू है एक। देखो हम बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, आलू जो है वो एक ट्रू हम बोल सकते हैं जो पर्टिकुलर फूड या फ्रूट के रूप में हम जिस आलू के जिस भाग को कंज्यूम करते हैं वो बेसिकली एक स्टेम है, वो एक तना है। यानी कि वो जो आलू है, वो जो तने की स्ट्रक्चर है आलू के पौधे की, वही स्वेल हो जाती है, वही स्टार्च को इकट्ठा कर लेती है, कलेक्ट कर लेती है। तो हम जिसे कंज्यूम करते हैं वो क्या चीज है, रूपांतरित तना है। इसी तरीके से जैसे हम जो बनाना का पौधा है उसमें भी हम पढ़ते हैं कि उसका जो स्टेम होता है वो ट्रू स्टेम नहीं होता है, वो क्या होता है, एक फॉल्स या फिर हम बोल सकते हैं शूडो स्टेम के रूप में उसको जाना जाता है। शूडो स्टेम किस में पाया जाएगा, बनाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलियम सेपा किसका वानस्पतिक नाम है। देखो प्याज का वानस्पतिक नाम एलियम सेपा, लहसुन का सटाइवम, भिंडी का एबेलोमोस्कस एस्कुलेंटम। आपको हर एक क्रॉप के साइंटिफिक नेम जो है वो टिप्स पर होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिर्च में तीखापन किसके कारण होता है। देखो दो चीजें, जब हम मिर्च की बात कर रहे होते हैं, चिली की बात कर रहे होते हैं, तो हमारे माइंड में दो चीजें आती हैं, एक कैप्सिसिन, एक कैप्सिथिन। कैप्सिसिन का मतलब है जिसकी वजह से पंजेंसी होगी, यानी कि तीखापन जिसकी वजह से होगा वो होगा कैप्सिसिन, और कलर जिसकी वजह से होगा वो होगा कैप्सिथिन। और टमाटर के अंदर कलर किसकी वजह से होता है, लाइकोपीन के कारण। अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो ये लाइकोपीन क्या करता है, डिस्ट्रॉय होने लग जाता है, और अच्छी कलरिंग जो रेड कलर के टोमेटो है वो प्रोड्यूस नहीं हो पाते, यानी कि लाइकोपीन जो है वो टेम्परेचर से काफी ज्यादा इफेक्ट होता है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मिर्च में तीखापन की, तो तीखापन किसके कारण होगा, कैप्सिसिन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टमाटर का लाल रंग किस कारण होता है। अभी हमने डिस्कस किया टमाटर का जो लाल रंग है वो किसके कारण होता है, लाइकोपीन के कारण। और कैरोटीन जो है, यहां पर एक ऑप्शन और है कैरेटीन। कैरेटीन बेसिकली जो दूध का कलर होता है वो कैरोटीन की वजह से होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सब्जी को भिंडी भी कहा जाता है? यानी कि आपको भिंडी का यहाँ पर दूसरा नाम दे गया। मिर्च को भिंडी नहीं बोलेंगे, मटर को नहीं बोलेंगे, बीन को नहीं बोलेंगे, यहाँ पर ओकरा जो है वो राइट आंसर होगा। देखो, भिंडी को भिंडी भी बोला जा सकता है, लेडी फिंगर भी बोला जा सकता है, और ओकरा भी बोला जा सकता है, तो यहाँ पर होगा ओकरा राइट आंसर। इसके अलावा देखो, अभी हमने क्या बोला, लेडी फिंगर। लेडी फिंगर जो है वो एक बनाना की इंपॉर्टेंट वेराइटी भी है, तो आप इसको एज ए वेराइटी के रूप में भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केले का प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? देखो, हमने जो लास्ट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर था 2011 वाला, उसमें भी डिस्कस किया था कि केले का प्रवर्धन जो है वो सकर्स के थ्रू होता है। और केले में दो तरीके के सकर्स पाए जाते हैं, एक होता है वाटर सकर, एक होता है स्वॉर्ड सकर। और जो हम केले का प्रवर्धन करते हैं वो स्वॉर्ड सकर्स की हेल्प से करते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? सकर्स को बोलते हैं प्रकन, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी रोपण विधि में सबसे ज्यादा रोपण घनता होती है? यहाँ पर बेसिक सा इसका मीनिंग ये है कि कौन सी ऐसी पर्टिकुलर क्रॉपिंग का मेथड है जिसमें कि हम सबसे ज्यादा पौधे लगा सकते हैं। तो जो हेक्सागोनल जो आइडिया है, यहाँ पर जहां जहां ये मेंशन किया गया है डॉट लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ हम पौधे लगा सकते हैं। इसको हम बोलते हैं षटभुजाकार यानी कि हेक्सागोनल मेथड, जिसमें हम सबसे ज्यादा पौधे लगा सकते हैं। और वर्गाकार विधि की तुलना में यहाँ पर 15% ज्यादा प्लांट्स हम ग्रो कर सकते हैं। एक होता है क्विनेक्स सिस्टम, उससे भी काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें क्या होता है, इसको हम फिलर सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, कि जब हमने पौधे लगा दिए तो फिर उसके बीच में एक कुछ शॉर्ट ड्यूरेशन वाला पौधा लगा देते हैं, उस पौधे को नाम दिया जाएगा फिलर प्लांट। और जैसे कि शॉर्ट ड्यूरेशन वाले हो सकते हैं, बनाना हो गया, पपाया हो गया, इस तरीके के प्लांट्स को हम एज ए फिलर प्लांट के रूप में यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निषेचन के बिना फल का विकास। यहां पर इस क्वेश्चन का मतलब हो गया विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट, यानी कि फ्रूट का डेवलपमेंट हो रहा है पर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है। इस चीज को हम क्या बोलते हैं? पार्थेनोकार्पी। और पार्थेनोकार्पी को हिंदी में क्या बोला जाता है? एनिसेक जनन। पार्थेनोकार्पी कौन से पौधे में देखी जाती है? बनाना में। अब यहां पर तो हमने पढ़ा कि निषेचन के बिना फ्रूट का डेवलपमेंट हो रहा है। अगर मैं बोलूं कि बिना फर्टिलाइजेशन सीड का फॉर्मेशन हो रहा है, यहां पर हम बात कर रहे थे फ्रूट के फॉर्मेशन की, यहां पर हम बात कर रहे हैं बीज के निर्माण की, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? एपोमिक्सिस, यानी कि असंग जनन। ये वाली एपोमिक्सिस से भी काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण पूर्वता स्थिति किसमें पाई जाती है? देखो, ये प्रोटो एंड्री सिचुएशन है, जिसमें क्या होगा कि जो पॉलेंस होते हैं वो पहले मैच्योर हो जाते हैं, मैच्योर फर्स्ट। जो परागकण होते हैं वो पहले मैच्योर हो जाते हैं और ओवरी बाद में मैच्योर होती है। तो ये जो है ये सर्रिफा में पाया जाता है, यानी कि इसका नाम है कस्टर्ड एप्पल। कभी कभी बहुत ज्यादा हिंदी पढ़ने का जो डिसएडवांटेज होता है वो ये होता है कि शायद अगर यहाँ पर कस्टर्ड एप्पल नाम लिखा रहता, सीताफल नाम लिखा रहता, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। पर होपफुली अगर यहाँ पर आपने ये सर्रीफा नाम पढ़ के अगर आपने इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश की होगी तो एक लिटिल बिट डिफिकल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग जैव ईंधन के रूप में? आप सभी ने पढ़ा है कि बायोफ्यूल के रूप में हम किसको यूज करते हैं? ऑलवेज जेट्रोपा को यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, दूध के उत्पादन में भारत का स्थान। तो दूध के उत्पादन में भारत ने फर्स्ट रैंक सिक्योर कर रखी है, तो यहां पर राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशु की आयु का निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सर्वोत्तम है? अगर हमें पता लगाना है कि किसी पर्टिकुलर एनिमल की कितनी एज है, कितनी उम्र है, तो उसके लिए हम अलग अलग तरीके के मेथड्स को यूज करते हैं। आपने पढ़ा होगा कि हम उसके दांतों के आधार पर, उसके सींग में कितने छल्ले बन रहे हैं, उसके आधार पर हम उसकी एज का डिटर्मिनेशन करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उनमें से जो सबसे बेस्ट मेथड है वो कौन सा होगा? दांत द्वारा डिटर्मिनेशन जो है वो सबसे बेस्ट मेथड होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है गाय की गर्भावधि कितनी होती है। बेसिकली गाय की जो गर्भावधि होती है वो 9 मंथ्स होती है। अगर हम इसे डेज के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो ये लगभग आ जाएगा 270 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस नस्ल की भैंस के दूध में सबसे ज्यादा चिकनाई का अंश पाया जाता है। देखो यहाँ पर चिकनाई के अंश से मतलब है फैट परसेंट कौन सी भैंस के दूध में सबसे ज्यादा पाया जाएगा। देखो सबसे पहला तो फैट परसेंट को हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, तो एक इक्विपमेंट है ब्यूटायरोमीटर। इसकी हेल्प से हम पता लगा सकते हैं कि किसी भी एनिमल के दूध में कितना फैट परसेंट है। और जब यहाँ पर बात भैंस के दूध की आ रही है तो हम जानते हैं कि फैट परसेंट कौन सी भैंस के दूध में सबसे ज्यादा होता है, बधावरी। और बधावरी के दूध में कितना फैट परसेंट होता है, इट्स ऑलमोस्ट 13%। तो आपको ये परसेंटेज भी याद रखना है, बहुत बार डायरेक्टली परसेंटेज से भी क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में से गाय की कौन सी नस्ल कृषि के प्रयोजन के लिए होती है। हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि पर्टिकुलर जो भी एनिमल्स होते हैं उनको हम दो कैटेगरीज के अंदर पढ़ते हैं। पहला जिसका हम सिर्फ मिल्क पर्पस के लिए रेयर कर रहे हैं, दूसरा जो द्विप्रयोजनीय नस्ल होती है यानी कि हम दोनों बेनिफिट्स लेने के लिए यानी कि मिल्क पर्पस के लिए भी और एग्रीकल्चर वर्क कराने के लिए भी जिनको यूज कर रहे हो। यहाँ पर पूछा गया है कि कृषि के प्रयोग के लिए यानी कि एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से अभी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो कौन सी होगी, ऑप्शन सेकंड नागौरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रानीखेत किसका रोग है। देखो रानीखेत जो है वो एक वायरल डिजीज है। एक वायरस के द्वारा होने वाली बीमारी है जो कि किस में होती है, पोल्ट्री में। यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा, कुक्कुट्स में पाई जाती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है भेड़ की किस नस्ल को राजस्थान की मैरिनो कहा जाता है। राजस्थान की मैरिनो किसको कहा जाता है, चोकला को। और इसका ओरिजिन कहां है, शेखावाटी रीजन। ऑफ ऑलरेडी बोल रखा है कि राजस्थान की, तो शेखावाटी रीजन ऑफ राजस्थान, जिसमें कि झुंझुनू, सीकर, चूरू जैसे डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाय के दूध का पीला रंग किसके कारण होता है। जो अभी हमने डिस्कस किया था वो वापस क्वेश्चन रिपीट हो गया कि जब हम टमाटर की बात कर रहे हो तो लाइकोपीन के कारण, जब मिर्ची की बात कर रहे होते हैं तो रेड कलर किसकी वजह से होता है, कैप्सिथिन के कारण। अब यहाँ पर दूध का जो पीला रंग है वो पूछ लिया है तो किसकी वजह से होता है, यहाँ पर कैरोटीन की वजह से। ऑप्शन फोर्थ जो है वो इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसूति जवर। प्रसूति जवर को देखो बेसिकली क्या बोलते हैं, यहाँ पर जरूरी नहीं है कि आपको हर बार ऐसा ही देखने को मिले, डायरेक्ट वो ऐसा भी लिख सकते हैं कि मिल्क फीवर। तो एटलीस्ट कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी है जो आपको इंग्लिश में भी पता होना चाहिए। इसको डायरेक्टली आ सकता है कि मिल्क फीवर जो है वो निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। तो जो मिल्क फीवर है वो कैल्शियम की डेफिशिएंसी के कारण एनिमल्स में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइलेज तैयार हो जाता है। देखो साइलेज पहले तो होता क्या है, अगर हमें ग्रीन फोडर को कंजर्व करके रखना है कि हम ऑफ सीजन में भी उसका यूज कर सके तो उसको बोला जाता है साइलेज। इसमें मॉइस्चर परसेंट जो है वो 65 to 70% प्रेजेंट होता है। एक इसी से रिलेटेड एक टर्म आती है दैट इज हे। इसे हम क्या बोलते हैं, ड्राई फोडर बोलते हैं। तो ये पूछा जाता है हे और साइलेज में बेसिक डिफरेंस क्या होता है कि उसमें ग्रीन कंडीशंस में जो प्लांट्स होते हैं उनको हम प्रिजर्व करने की कोशिश करते हैं। मॉइस्चर परसेंट 65 to 70% तक होता है। और जो हे है उसे हम ड्राई फोडर के रूप में जानते हैं क्योंकि उसमें मॉइस्चर परसेंट जो है वो काफी कम होता है। तो यहाँ पर पूछा है कि साइलेज कितने दिन में तैयार हो जाता है। लगभग साइलेज के प्रिपरेशन के जो ड्यूरेशन है वो लगभग 3 महीने होती है। और अगर हम उसे वीक्स में कन्वर्ट करेंगे तो 3 महीने मतलब लगभग 12 सप्ताह हो गए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलेस्ट्रम में क्या भरपूर मात्रा में होता है। सबसे पहले तो आपको जान लेना चाहिए कि कोलेस्ट्रम होता क्या है। देखो जब भी कोई पशु जो है जब अपने बछड़े को जन्म देता है तो उसके जो सबसे पहले 1 से 3 दिन तक के जो दूध की अवधि होती है, जो दूध उससे प्राप्त होता है
उसे हम बोलते हैं कोलेस्ट्रम। उस दूध को कोलेस्ट्रम बोला जाता है। कोलेस्ट्रम की खास बात यह है कि उसमें विटामिन ए जो है वो बहुत ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है, जिससे क्या फायदा होगा कि जो भी पर्टिकुलर बच्चा, जिस भी एनिमल ने अपने बच्चे को जन्म दिया है, यानी कि जिस बछड़े को जन्म दिया है, अभी अभी जन्म दिया है, तो बछड़े की इम्यून सिस्टम जो है वो काफी वीक होगा। तो गाय के दूध में पर्टिकुलरली कोलेस्ट्रम, जो भी एनिमल है उसका जो फर्स्ट मिल्क होगा उसको क्या बोला जाता है? कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम के अंदर विटामिन ए जो है वो सबसे ज्यादा मात्रा में होता है। ये क्या करता है? इसको इम्यूनिटी प्रोवाइड कराने का काम करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्यूटायरोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? अभी हमने डिस्कस किया था कि अगर हमें फैट परसेंट जानना है किसी भी पर्टिकुलर एनिमल के दूध में, तो यहां पर हम क्या यूज करेंगे? ब्यूटायरोमीटर को यूज करेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा, दूध में चिकनाई का अंश जानने के लिए हम क्या करते हैं? ब्यूटायरोमीटर को यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंथ्रेक्स किसके कारण होता है? देखो ये सबसे ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन होता है किसी भी एग्जामिनर का। एक तो अगर हम एनिमल हस्बेंड्री की बात करेंगे तो ये सबसे ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन है। एग्रोनॉमी की बात करते हैं तो खेरा डिजीज सबसे फेवरेट क्वेश्चन होता है, हर एग्जाम में रिपीटेटिवली पूछा जाता है। एंथ्रेक्स जो डिजीज होती है बेसिकली वो एक बैक्टीरिया के कारण होती है, यानी कि जीवाणु के कारण होती है, जिसका नाम है बेसिलस। इस डिजीज से अफेक्टेड एनिमल का डायग्नोसिस भी नहीं किया जाता, यानी कि उसका उपचार भी नहीं किया जाता, क्योंकि ये जो डिजीज है ये एनिमल्स से ह्यूमंस में भी ट्रांसमिट हो जाती है, इसलिए इसका ज्यादा डायग्नोसिस नहीं किया जाता, कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो एंथ्रेक्स जो डिजीज है वो जीवाणु के कारण होती है, और जीवाणु कौन सा है? बेसिलस। और इसके लिए ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी ऐसी एनिमल्स की बीमारी है जो कि एनिमल्स से ह्यूमंस में भी ट्रांसफर हो सकती है? तो एंथ्रेक्स डिजीज। ये हमारा था 2012 का एग्रीकल्चर का क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में हम अलग अलग ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। 13, 14। देखो क्वेश्चन पेपर को समझना इसलिए भी जरूरी होता है कि हम अगर लास्ट के 5-7 साल के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेते हैं, इट मीन्स हमें एक आइडिया लग जाता है कि कौन से टॉपिक से पर्टिकुलरली और रिपीटेटिवली क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्वेश्चंस का क्या पैटर्न रहता है, क्या लेवल रहता है। इसलिए जो भी एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर हैं उनको हमें सॉल्व कर लेना चाहिए। तो 1 by 1 करके हम सारे इनको 1 by 1 करके देखेंगे। थैंक यू।